नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को। Hello everyone, welcome in MS Vision Academy. Myself Sadiq Sumer Sadiq. Today we will study about management. There are 8 points of management. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। नेचर और सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। हम 8 पॉइंट मैनेजमेंट के पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वो 8 पॉइंट क्या हैं देखिए। 8 पॉइंट, सिर्फ 8 पॉइंट में पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, फुल चैप्टर। पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। दूसरा पॉइंट है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट क्यों होता है। चौथा पॉइंट है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पर आपकी हेल्प करता है, क्या ज़रूरतें हैं मैनेजमेंट की। फिर आपका 5th पॉइंट है नेचर, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, साइंस होता है, आर्ट होता है कि प्रोफेशन होता है, क्या होता है। फिर होता है भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितनी जगहों पे मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल होती है, मिडिल होती है, लोअर होती है और कोई सी भी होती है कि नहीं होती है, ये लेवल। फिर आ जाएगा फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या होता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो भी होते हैं। फिर आ जाएगा लास्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एकता होती है या साइनक्राइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम। और मैनेजमेंट क्या है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम पूरा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट इसमें पढ़ने वाले हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि नेचर क्या होता है और सिग्निफिकेंट क्या होता है। और मैनेजमेंट नेचर कि कोई भी चीज़ कैसे वर्क कर रही है, कोई भी चीज़ क्या है, ये तो हो गया नेचर। सिग्निफिकेंट क्या होती है भाई, कोई भी चीज़ क्या है, दैट इज नेचर, उसका नेचर से डिफाइन, नेचर से डिफाइन होता है कि वो बंदा कैसा है या फिर वो चीज़ क्या है, उसके नेचर को देख के हम उसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि ज़रूरत, इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंपॉर्टेंस अगर। फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हो, 4-5 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो है लगभग, वो उसे देख सकते हो। तो फिलहाल अभी देखिए क्या होता है मैनेजमेंट। अभी मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ ना, तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, दूसरों से काम निकलवाना विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब मैं उन बच्चों के लिए ये शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि जिन्हें याद रखने में दिक्कत होती है, वो सिर्फ 4 वर्डों को याद रख ले, उन्हें मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद हो जाएगी, डेफिनेशन याद हो जाएगी। पहला वर्ड वो याद रख लें, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वर्ड मतलब फ्रेज, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, की ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। फिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये 3 वर्ड याद रखेंगे ना तो आपको, और एक प्रोसेस है, ये 4 वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और मैनेजमेंट भी क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है ना। आप इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोसेस ये सब हमने पढ़ लिया। जैसे कि मैनेजमेंट क्या था हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट्स के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स चीज़ क्या है, जैसे फीचर एक वर्ड है तो फीचर्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स का मतलब होता है गुणवत्ता, कि इनके अंदर बेटर चीज़ें क्या है, ये क्या काम करता है। जैसे कि आप मार्केट में मोबाइल लेने जाते हो तो आप उसके क्या देखते हो, फीचर्स की, मोबाइल में कैमरा कितना मेगापिक्सल्स है, कितने मेगापिक्सल कैमरा है, कौन सा स्नैपड्रैगन है, कौन सा उसका वर्जन है ना, और कितना 4G है कि 5G है, ये सब हम देखते हैं नहीं देखते। इसी तरीके से मैनेजमेंट्स के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट क्या क्या वर्क करता है, कैसा होता है मैनेजमेंट्स। देखिए फीचर्स में सबसे पहले आ जाएगा 7 फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, 7, आपको एग्जाम में कोई से भी 5 याद करने हैं। पहला फीचर्स आपका आ जाएगा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब हो गया कि जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी तो क्या करा आपने, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस of getting things done by other with the aim of achieving organizational goal।
तो मैनेजमेंट क्या है, हमारे गोल में हेल्प करता है, गोल अचीविंग में हेल्प करता है, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो पहला फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा में क्या है, मैनेजमेंट इज परवाइसिव। परवाइसिव का मतलब क्या होता है, परवाइसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब ऐसा नहीं है मैनेजमेंट यहाँ पर जरूरी है और यहाँ पर जरूरी नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, हर टाइम जरूरी है। सुबह में भी मैनेजमेंट जरूरी है, शाम में भी जरूरी है, दिन में भी जरूरी है। इसी तरीके से हॉस्पिटल में भी जरूरी है, बिजनेसेस में भी जरूरी है, स्कूल्स में भी जरूरी है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसलिए इसका एक फीचर का नाम होता है मैनेजमेंट इज परवाइसिव। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे होता है, देखिए मैनेजमेंट को हमने 3 जगह बांट दिया है, उसकी डायमेंशन हमने 3 जगह सेपरेट कर दी है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है कि वर्क कैसे करना चाहिए, कौन करेगा वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों की फैसिलिटीज कैसी रहेंगी, वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी, ये हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्या काम होगा, कैसे काम होगा, ये सब ऑपरेशन में आ जाती हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है जिसकी सिर्फ एक डायमेंशन हो, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट कंसिस्ट 3 में क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है ना, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल इंसान मैनेज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल रूल एंड रेगुलेशंस बने, स्वच्छ भारत अभियान छिड़ा, तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या था कि भाई सफाई रखो अपने देश की। अब अगर मैं अकेले सफाई रख रहा हूं अपने देश की, या आप अकेले सफाई रख रहे हो, तो देश तो साफ नहीं हो जाएगा। देश के लिए क्या करना पड़ेगा, अब अगर मैं अकेले सफाई रख रहा हूं या आप अकेले सफाई रख रहे हो तो इससे नहीं होगा। मैनेज ये चीज तब होगी जब पूरा ग्रुप, पूरे देश के ग्रुप में कौन आता है भाई, पूरा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री जितने भी हैं और लोग भी हैं, देश में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब सफाई रखेंगे, तब देश कहीं जाके जो उसका गोल क्या था, उसका गोल था कि देश को स्वच्छ करना है। तो जो वो कब अचीव होगा, जब एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। अगर हम मैनेजमेंट में एक ग्रुप की तरह काम नहीं करते तब कभी भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर सकते। ये सारे फीचर्स हमें फॉलो करना पड़ते हैं तभी हम। और मैनेजमेंट करता क्या, देखिए अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप बनाता चला जाता है। जैसे कि ये है कि मैनेजमेंट में एक चीज आती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑपरेशन लोगों में। तो इसके थ्रू क्या है, लोगों को पता चलता है, लोगों को हम मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि भाई अलग अलग नहीं बंटना, एक ही जुट में रहना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लें। अगर कहीं पर मैनेजमेंट ना हो, देखो किसी बिजनेस में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं होगा, मतलब गोल को ज्यादा अच्छे से अचीव नहीं कर सकते या फिर कर ही नहीं सकते। दूसरा क्या है, परवेसिव। मैनेजमेंट का एक फीचर ये था कि परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। अब किसी बिजनेस में कहीं पर तो है मैनेजमेंट और कहीं पर नहीं है। वर्कर में तो बहुत मैनेजमेंट है, मालिक आके बार वर्करों को गाली दे रहा है, उसमें मैनेजमेंट ही नहीं है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर तीसरा फीचर क्या था, मल्टी डायमेंशनल। जी वर्क है, पीपल है, दोनों में भी मैनेजमेंट है मगर ऑपरेशन में नहीं है, तो सब चीज होंगी तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फोर्थ क्या था, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक स्पिरिट बनाता है लोगों में और लोग फिर एक एज अ ग्रुप काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है। फिफ्थ आपका आ जाएगा मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आज मैं, देखिए कोई भी बिजनेस एक जगह पर रुकना नहीं चाहता। हर बिजनेस चाहता है वो एक्सपेंड हो, हर बिजनेस चाहता है कि वो और बड़े से बड़ा होता रहे, बड़े से बड़ा होता रहे और ज्यादा पैसा कमाए, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, तो टू अर्न मोर प्रॉफिट। आज अगर मैं स्पेशली लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आज बिजनेस का पर्पस रह गया है
हो गया है टू अर्न मोर प्रॉफिट, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, प्रॉफिट कमाते रहना, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि एक साल प्रॉफिट हो गया अगली साल लॉस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आज हमने चीज़ों को मैनेज करा, आज अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लिया, कल हम भाई बैठ गए मैनेज नहीं करे चीज़ों को, तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो भाई मैनेजमेंट अगर होना चाहिए बिजनेस में तो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एक फीचर है कि कॉन्टिन्यूस होगा तभी, अगर ये सारे फीचर्स उस मैनेजमेंट, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक सबसे बेटर मैनेजमेंट तब बनेगा जब सब में ये फीचर्स होंगे। अगर ये फीचर्स नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, मैनेजमेंट आप कहोगे हमारे पास तो भाई हमने तो भाई मैनेजमेंट फॉलो किया फिर भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाया। तो उसके सारे फीचर्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे तभी जाके आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप हो गया एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के हिसाब से जो चीज चेंज होती रहती है उसे कहते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है एकदम से बदलाव आ जाए। अब देखिए बिजनेस कैसे चल रहे हैं, बिजनेस ऐसे चल रहे हैं भैया। फॉर एग्जांपल सीता आई, सीता साड़ी लेके आई, सीता अपने घर साड़ी लेके आई, बहुत अच्छी सीता को मार्केट में वो साड़ी लग रही थी। अब घर आई उनकी बहन गीता थी, गीता ने कहा अरे यार ये क्या उठा लाई, ये तो 90s में चलती थी। सीता का मूड ऑफ है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी कस्टमर को कुछ पसंद होता है, किसी कस्टमर को। अगर मैनेजमेंट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोगों के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसे क्या पसंद है और हम उसे वो चीज दे सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल कल कुछ चल रहा था, कल स्मार्टफोन नहीं चल रहे थे, नोकिया का चल रहा था, अब क्या है स्मार्टफोन चल रहे हैं। तो अब अगर हम लोकल फोन बनाएंगे या कीपैड फोन बनाएंगे तो हमारे नहीं चल पाएंगे। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है ना। फिर लास्ट आ जाएगा मैनेजमेंट इंटेंजिबल। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कांट बी सीन, जो हम देख नहीं सकते वो होते हैं इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, इसका एक ही फीचर है, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हम महसूस कर सकते हैं। अगर एक फॉर्म में मैनेजमेंट है तो सारी चीजें कैसी होंगी, सिस्टमैटिक। अगर सिस्टमैटिक वे में एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है तो सिर्फ एक ही रीजन होगा उसका, मैनेजमेंट। आइए हमने 7 पॉइंट पढ़े मैनेजमेंट के फीचर के। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवाइसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ये 7 हमने पढ़े, आपको इसे भी 5 याद रखिएगा, पेपर में आते जरूर हैं ये। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट्स क्या होता है और मैनेजमेंट के फीचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। 2 चीजें हमने पढ़ी। एक चैप्टर को हम पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं तब वो चैप्टर हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। पहला पॉइंट आपका चैप्टर का था व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है, आपने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ 3rd चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में मुश्किल से 7 या 8 पॉइंट होंगे। अगर हम उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 3rd की बात आ गई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों लाया जाता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। जो भी आज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं या अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर रही हैं वो चांस पे नहीं कर रही हैं कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या दुआ मांग मांग के कर रही हैं, मंदिर मजारों के चक्कर लगा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रोसेस फॉलो कर रही हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या थे, वो सारे फीचर्स को फॉलो कर रही हैं और उसका पूरा प्रोसेस फॉलो कर रही हैं। प्रोसेस आगे आगे हम पढ़ेंगे ना। अभी बात कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए मैनेजमेंट इज क्या था, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल अगर था तो उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होंगे, मल्टी ऑब्जेक्टिव होंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मैनेजमेंट पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, मैनेजमेंट में और सारे हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर लें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रन कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत है, या आपने मैनेजमेंट उसमें लेके आया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उस ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव था। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें आती हैं, हम उसे पढ़ते हैं एसपीजी, शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते हैं उसे एसपीजी। एस फॉर सर्वाइवल, पी फॉर प्रॉफिट एंड जी फॉर ग्रोथ। एक बिजनेस चाहता है कि वो हमेशा के लिए सरवाइव करता रहे। धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया, आज मुकेश अंबानी कर रहे हैं, कल उनके बेटे आकाश अंबानी करेंगे, फिर उनके बेटे जो आ गए छोटे से हैं वो करेंगे। तो एक बिजनेस क्या चाहता है, वो हमेशा सरवाइव रहे, जिंदा रहे, और जिंदा तब रह सकता है जब मैनेजमेंट फॉलो होगा। क्योंकि मैनेजमेंट का एक फीचर था, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक, और डायनामिक टाइम के साथ साथ चेंज होना। कल रिलायंस किसी चीज का बिजनेस कर रहा था, आज किसी और चीज का बिजनेस कर रहा है। आप देख रहे हो ना जियो कितनी तेज आई मार्केट में। तो ये क्या है, वक्त के साथ चेंज हुए। जो वक्त के साथ चेंज होते हैं वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करते हैं एज कंपेयर टू उनके जो वक्त के साथ चेंज नहीं होना चाहते। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस चाहता है कि वो सर्वाइव करता रहे। वो सर्वाइव तभी कर सकता है जब मैनेजमेंट होगा, इसलिए पहला सर्वाइवल। देन प्रॉफिट, हर बिजनेस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न मोर। अगर मैनेजमेंट की बात करें हम, तो मैनेजमेंट इसलिए भी लाते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। फिर तीसरा आता है ग्रोथ, हर बिजनेस बढ़ना चाहता है। सिर्फ सर्वाइवल से काम नहीं चलता। सर्वाइवल क्या था, मेरे पास 10 कस्टमर थे, 10 कस्टमर मेरे पास रहें, वो कम ना हो, दैट इज सर्वाइवल। ग्रोथ क्या है, 10 कस्टमर हैं आज की डेट में, कल की डेट में मेरे पास थाउजेंड्स एंड मिलियंस कस्टमर्स हों। जैसे कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस आज क्या कहता है, उसमें एक पॉइंट होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। पढ़ेंगे कभी उसे हम, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है सर्वाइवल, एक ऑर्गेनाइजेशनल चाहती है प्रॉफिट, एक ऑर्गेनाइजेशनल चाहती है ग्रोथ। अगर प्रॉफिट होता है तो सर्वाइवल भी हो जाता है और ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब बात करेंगे हम सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बिजनेस जब आता है एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में, जब आता है तो भाई अब एनवायरनमेंट की रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं बिजनेस, तो सोशली भी एक ऑब्जेक्टिव उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, एक सोशल ऑब्जेक्ट। फिर मैनेजमेंट इसलिए भी आता है ताकि सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है उसे भी अचीव करा जा सके। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है भाई, सोशल ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ एबिलिटीज एट रीजनेबल कॉस्ट। जो लोगों को चाहिए वो उन्हें एक रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाए। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें मान लो नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी उन्हें क्या है सस्ते प्राइस में मिल जाए, अच्छे से अच्छे, ये तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। अब जो बड़े सोशल ऑब्जेक्टिव हैं वो ये है कि एनवायरनमेंट गंदा नहीं होना चाहिए। जो आप बिजनेस कर रहे हो वो क्या होना चाहिए भाई, कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करे ऐसा बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी चीज, इन चीजों से बिजनेस करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट क्या रहे, आपका हमेशा हरा भरा रहे, एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत ना हो, पॉल्यूशन ना हो, नो पॉल्यूशन वाला आपका रिसोर्सेज ऐसे यूज करनी चाहिए जिससे आपको पॉल्यूशन ना हो। और फिर तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो 10 लोगों पे जितनी रिसोर्सेज यूज हो सकती थी उतनी आपने एक बंदे पे रिसोर्सेज कर दी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी ये सोशल। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि डेवलपमेंट। अगर आपने बिजनेस कहीं पर भी स्टार्ट किया, सेटअप किया, तो उस एरिया में ही नहीं बल्कि आपकी पूरी कंट्री में अगर एक बिजनेस आया तो उससे क्या होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए कंट्री, है ना। फिर तीसरा एक बड़ा और अगला पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया क्या है भाई, इंडिया में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड हैं वो अपनी सोच के वजह से, क्योंकि वो बिजनेस करना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते। इंडिया में जो रिस्क लेने की पावर है ना वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अमेरिका में देखो, इलॉन मस्क से मिलो, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क टेकर,
है ना। तो रिस्क नहीं लोगे जब तक तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो एक आ गया एम्प्लॉयमेंट पे, हम थे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अगर बिजनेस सेटअप हुआ है या बिजनेस बना है तो सोशल ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कराए। ये थे सोशल ऑब्जेक्टिव, आप कोई से भी 3 लिख देना। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल में आप 3 लिख देना कोई से। पहला आप लिख देना एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट और पॉल्यूशन फ्री, है ना। ये 3 हो जाएंगे सोशल के रीजनल। अब बात करेंगे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्सनल होता क्या है। पर्सनल मत जाओ मुझ पे, है ना। नेता लोग कहते हैं पर्सनल मत हो, पर्सनल मत हो। तो ये पर्सनल क्या होता है, लोगों से रिलेटेड। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, जितने लोग वर्क कर रहे हैं ना, उनकी अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एक वर्कर काम कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसे स्टेटस मिलना चाहिए, उसे इज्जत मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है वो काम कर रहा है तो गुलामों की तरह कर रहा है। हमारी कंट्री गुलाम नहीं है। एक अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, अच्छी इज्जत मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए उसे। फिर तीसरा क्या है, अगर वो काम कर रहा है तो ऐसे काम ना करे। आपको ये जान के बड़ा दुख होगा कि आज इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो गटर साफ नहीं करते, जिसमें गटर साफ करते हैं और डूब के मर जाते हैं उसमें। बताओ, ये काम रोबोट कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि मैं क्या बताऊं। गटर साफ करते हैं, गटर में डूब के मर जाते हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट उन्हें वो क्या होता है, मुआवजा भी नहीं देती। बताओ, होता है फिलहाल पर्सनल। और क्या फिर ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए। एक वर्कर चाहता है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव के 3 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर की चीजें बताई कि क्या, एक अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, और थर्ड क्या था बताइए। जी बिल्कुल, अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, और बिल्कुल इज्जत मिलना चाहिए। इज्जत बहुत जरूरी होती है किसी काम के लिए। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। व्हाट इज मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की भाई क्या क्या जरूरतें हैं, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पर हेल्प करता है ना। तो पहला पॉइंट है अचीविंग गोल। मैंने आपको बताया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये हो गया अचीविंग गोल, ठीक है ना। दूसरी चीज आ जाएगी इंप्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लेवल क्या करेगा, मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा। मैनेजमेंट का एक आगे पॉइंट होता है, आप पढ़ोगे, मैनेजमेंट में आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क जब हम कर देते हैं, जिस किसी को कुछ काम दे दिया, किसी को कुछ काम दे दिया, किसी को कुछ काम कर दिया, जब एक इंसान रिपीटेशन करता रहता है, काम करता रहता है, तो पहली बार में वो 80 केजी मटेरियल यूज कर रहा था, फिर 75 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो मैनेजमेंट हेल्प इसमें करता है, इंप्रूव एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है। तीसरा आ जाएगा क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आपने भाई क्या पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है कि ये मैनेजमेंट ही होता है, जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन डायनामिकली वर्क करती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, नोकिया का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। सबसे पहले एंड्रॉइड जो था वो नोकिया के पास गया कि आप इसे एक्सेप्ट करोगे, उसने कोई सर्वे नहीं करा, उसने कह दिया नो, वी आर केपेबल अलोन, हम अकेले ही काफी अच्छे हैं। उसने ये एक्सेप्ट नहीं करा। आज नोकिया की क्या हालत है आप बता सकते हो। तो मैनेजमेंट होता है जो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ वन था कि अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऐसे तो आप कुछ भी लग दो, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव है। भाई मैनेजमेंट में क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाते हैं। अगर मैनेजमेंट होता है तो वर्किंग कंडीशंस पे भी ध्यान दिया जाता है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी है कि नहीं है,
क्योंकि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव ही तो है। अगर वर्कर्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव या मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं, एक बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है? अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लास्ट वन इज डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको, ये सोशल हो गया, अभी नहीं बताया था मैंने सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, आप समझने की कोशिश करिए। ये 5 पॉइंट आप याद रख लीजिए इंपॉर्टेंस में। मैनेजमेंट का क्या होता है? अचीविंग गोल। हम मैनेजमेंट के थ्रू अपना गोल अचीव कर सकते हैं। फिर दूसरा ये वाला याद रखिए, अचीविंग पर्सनल गोल। 2 हो गए एक जैसे। फिर डेवलपमेंट में सोशल गोल हो जाएगा। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स की तरह है। इंप्रूव एफिशिएंसी। इंप्रूव एफिशिएंसी तो थोड़ा सा अलग था, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट इस चैप्टर का कि 5वां पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट क्या था दोस्तों? पहला पॉइंट था व्हाट इज मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट था बेटा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट हमारा, ये 4th पॉइंट है, सॉरी, ये हमारा क्या है? 4th पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, इसे भी हमने 3 उसमें डिवाइड कर दिया है। मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट का नेचर साइंस के नेचर की तरह भी होता है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट का नेचर आर्ट के नेचर की तरह भी होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट का नेचर प्रोफेशन की तरह भी होता है। 3 नेचर होते हैं मैनेजमेंट के, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। आखिर मैनेजमेंट आर्ट क्यों होता? आखिर मैनेजमेंट साइंस क्यों होता? आखिर मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों होता? ये हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट साइंस क्यों होता है? देखिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होती है? साइंस होती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और मैनेजमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी होता है और साइंस भी सिस्टमैटिक ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अब मैं आपको बता दूं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती क्या है, कि एक पॉइंट होता है भाई, पहले ये फॉलो किया जाएगा, फिर ये फॉलो किया जाएगा, फिर ये फॉलो किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिस्टम। एक जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से चला जाएगा। मैनेजमेंट में भी ऐसे ही करते हैं और साइंस में भी ऐसे ही करते हैं। करते हैं नहीं करते? बिल्कुल। जैसे मैनेजमेंट में आपको मैं बता दूं, पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी एंड फिर कंट्रोलिंग होगी। ऐसे ही साइंस में होता है कि पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब होता नहीं होता। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है और ऐसे ही साइंस में होता है। इस वजह से मैनेजमेंट का पहला पॉइंट क्या हो गया? मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि सिस्टमैटिक और बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में अवेलेबल है। फिर दूसरी चीज है भाई, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट पे। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल जो लिखे जाते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंट पे। और साइंस के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो भी किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंट पे। थर्ड पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट परवाइसिव होता है, दुनिया के हर कोने में मैनेजमेंट लगता है, हर जगह, सुबह शाम। ऐसे ही क्या होता है, साइंस के जो होते हैं वो भी दुनिया में हर जगह सेम ही रहते हैं। क्या होता है ये? यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल्स को भी हम दुनिया के हर कोने में लगा सकते हैं, साइंस के प्रिंसिपल भी दुनिया के हर कोने में लग जाते हैं। मैनेजमेंट साइंस क्यों होता है? 3 चीजों की वजह से। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की वजह से, आपको पता चल गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों होता है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट के वजह से, और थर्ड क्या था भाई आपका? यूनिवर्सल वैलिडिटी, जिसे अगर मैं मैनेजमेंट की लैंग्वेज में पढ़ लूँ तो हो जाएगा परवाइसिव। अब मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? आखिर मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? आर्ट भी होती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या होती है भाई? आर्ट में अगर आप कला किसी, ये नहीं चाहिए आपने ड्राइंग कर दी, वो ड्राइंग होती है, आप ड्राइंग को कभी आर्ट मत समझना। आर्ट क्या होती है? परफॉर्मेंस, आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो किसी चीज को, दैट इज योर आर्ट। तो वो भी क्या होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, लिखा हुआ होता है भाई चीजों को ऐसे परफॉर्म करो। ऐसे ही आर्ट में होता है और ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है। फिर दूसरी चीज आ जाती है क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट हर बंदे का अलग होता है, मैनेजमेंट हर बंदे का अलग होगा, आर्ट भी हर बंदे की अलग होगी, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, अगर आपके अंदर अच्छी क्रिएटिविटी है तो अच्छा मैनेज आप करोगे, आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो अच्छा मैनेज नहीं कर सकते। ऐसे ही आर्ट में होता है। आर्ट क्या होता है? हाउ यू आर परफॉर्मिंग अ वे, आप किस वे में परफॉर्म कर रहे हो किसी भी चीज को, दैट इज आर्ट। ऐसे मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है पर्सनल एप्लीकेशन। देखिए यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है आर्ट में। आर्ट में क्या है? देखिए यूनिवर्सल वैलिडिटी क्यों नहीं है?
क्योंकि हर बंदे की आर्ट एक सी हो ही नहीं सकती, पर्सनल एप्लीकेशन होती है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी एक पर्सनल एप्लीकेशन होती है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। हर बंदा अलग अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। 3 पॉइंट थे आर्ट के, इस वजह से मैनेजमेंट आर्ट है। पहला तो सेम ही है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सेम। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट भी है और इसी वजह से साइंस भी है। आर्ट दूसरा किस वजह से है मैनेजमेंट, ड्यू टू क्रिएटिविटी। और थर्ड आर्ट किस वजह से है, ड्यू टू पर्सनल एप्लीकेशन। ठीक है ना, मैनेजमेंट साइंस भी हो गया और आर्ट भी हो गया। कुछ क्वेश्चन आएंगे, व्हाई मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट साइंस और आर्ट क्यों है, आप बताओ मुझे कौन से पॉइंट सेम है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि आर्ट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है, साइंस में भी जरूरत होती है और मैनेजमेंट में भी जरूरत होती है, इसलिए ये साइंस भी है और आर्ट भी है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्यों है मैनेजमेंट, भाई हर चीज के पॉइंट होते हैं कि वो चीज ऐसी क्यों है। कोई इंसान अच्छा क्यों नहीं है, उसके भाई पॉइंट होते हैं। वो झूठ बोलता है, वो शराब पीता है, भाई उसके पॉइंट होते हैं। कोई इंसान अच्छा क्यों है, इसके भी भाई पॉइंट है, बिल्कुल होंगे ना। वो सच बोलता है, वो शराब वराब को हाथ नहीं लगाता, भाई हर चीज के पॉइंट होते हैं। ऐसी पॉइंट आ गया मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है, तो भाई प्रोफेशंस के पॉइंट पकड़ो और मैनेजमेंट के पॉइंट पढ़ो, कंपैरिजन कर लो, पता चल जाएगा मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है। पहला पॉइंट देखो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, कौन सी चीजों की एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कहते किसे हैं, जो चीज तुम कर रहे हो उसकी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक डॉक्टर डॉक्टरेट कर रहा है तो उसे डॉक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, अब उसे इंजीनियर होने की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में भी होती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट बहुत जगहों पे होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में अगर आप गए, फाइनेंस में गए, आप मार्केट में गए, अगर मान लो आप मार्केट में गए तो आपको मार्केट की नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा प्रोडक्शन की अगर नहीं भी है तब भी कुछ आपका नहीं बिगड़ रहा। तो पहला क्या हो गया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा आपका आ जाएगा भाई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं आ जाएगा। डॉक्टर कौन बनेगा, जिसके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी। मैनेजर कौन बनेंगे, जिनके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी। तो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं आता, ना प्रोफेशन में आ जाता है हर कोई और ना मैनेजमेंट में हर कोई आ सकता है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा भाई सर्विस मोटिव। कोई भी प्रोफेशन किस लिए होता है, 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो, देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना भाई। तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशन का क्या मतलब होता था, टू प्रोवाइड सर्विस। इनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना। और मैनेजर का भी मेन मोटिव क्या होता है, मैनेजमेंट का, सर्विस प्रोवाइड कराना। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा एसोसिएशन, कि जब हम कोई भी चीज करते हैं ना, अगर हम कहीं से डॉक्टरेट कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो एक एसोसिएशन की जरूरत होती है। उस एसोसिएशन में ही तो वो चीजें सीखोगे जाके। फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज ही आ जाती हैं सब एसोसिएशन में। प्रोफेशन में भी इन चीजों की जरूरत होती है और मैनेजमेंट में भी एमबीए कॉलेज होते हैं, बीबीए कॉलेज होते हैं, ये सब मैनेजर बनते हैं। ऐसे ही इंजीनियर वो भी प्रोफेशनल बनते हैं, तो सब एसोसिएशन। फिर आ जाती है बात डिग्री की। अब आपने एसोसिएशन में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपको डिग्री नहीं मिल पाई क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी, तो क्या आप प्रोफेशन में चले जाओगे, नहीं जा पाओगे, और ना ही मैनेजमेंट में जा पाओगे। ये 5 पॉइंट होते हैं, इनकी जरूरत होती है। 5वां पॉइंट क्या था, फिर पॉइंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 था भाई, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ये 3 थे। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का 6 पॉइंट, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर का 6 पॉइंट, जो कि है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, तो भाई सिस्टमैटिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई नीचे होता है, कोई ऊपर होता है, कोई और ऊपर होता है। अब मैनेजमेंट का एक जो मान लो बिजनेस का ओनर है वो, और एक वर्कर, चपरासी सेम तो नहीं हो सकते, दोनों अलग ही होंगे। तो भाई क्या होता है, देखो हमने लेवल जो मैंने क्या बताया, देखो ये आया क्यों पॉइंट, मैं तो आपको बड़ा सिंपल से समझा रहा हूँ, ये पॉइंट आया क्यों, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट आया क्यों। देखिए भाई, मैंने आपको बताया मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी की, सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब भाई सबको मैनेज कैसे कैसे करना पड़ेगा, किसका मैनेजमेंट किस लेवल का है, किसे क्या करना चाहिए, अगर यही क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। मैनेज तो सबको करना है, एक छोटे से वर्कर को भी मैनेज करना है, एक
जो ओनर है उसे भी मैनेज करना है, लेकिन अलग अलग स्टाइल में मैनेज करना है ना, इसलिए ये पॉइंट आया जिसका नाम था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 इज टॉप लेवल, नंबर 2 इज मिडिल लेवल एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल, सबसे नीचे वाली। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं? टॉप लेवल में कौन आ जाएंगे आपके? सीईओ, ओनर और बहुत सारे आ जाएंगे सीएमए। जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं ये तो आप पढ़ लोगे, उसमें कोई इतनी वो नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो टॉप के जो बंदे होते हैं वो आते हैं, जैसे कि ओनर हो गया आपका, सीईओ हो गया आपका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। जरूरी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के कोई 3 पॉइंट आप याद रखना, बहुत सारे पॉइंट हैं, 3 लिख के आओगे फिर भी आपके पेपर में आ जाएंगे। ये पूरा चैप्टर 10 नंबर का है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में 3 काम क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होता है जो पॉलिसी बनाता है, पहला पॉइंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का दूसरा काम क्या होता है? रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। कौन सी चीज कहाँ से कलेक्ट करनी है ये भी सब किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? टॉप दीज आर द रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि यही पॉलिसी बनाता है। जो गोल को बनाता है उसका ये गोल है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये कौन बताता है? टॉप लेवल। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसे कैसे अचीव करना है, ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। दूसरे आ जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स वर्क एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ये बेचारे मिडिल लेवल के हैं ना, ये ऐसे काम करते हैं कि टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच की तरह, लिंक की तरह। जैसे कि पॉलिसी किसने बनाई? टॉप लेवल ने। अब ये लोअर लेवल को जाके बताएंगे कि ये पॉलिसी है, ऐसे ऐसे काम करो। टॉप लेवल में और लोअर लेवल में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसे सॉल्व कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एज अ एजेंट वर्क करते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाएगा? किसी भी हेड का ऑफिसर जैसे प्रोडक्शन हेड ऑफिसर, मैनेजमेंट हेड ऑफिसर, ये सारे किस में आ जाएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। जनरल मैनेजर सब किस में आ जाएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब बात हम करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या देखता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट देखता है कि वर्किंग कंडीशन, वर्कर के लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। वर्कर को जो पर्सनली जानता है वो होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। वर्कर्स की अच्छी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उन्हें सैलरी अच्छे टाइम पे मिलनी चाहिए, उन्हें बोनस का उनके ख्याल, उनके बच्चों का ख्याल सब कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाते हैं? सुपरवाइजर आ जाते हैं, सुपरवाइजर आ जाते हैं, और उनसे नीचे जो होते हैं मैनेजर सारे ही होते हैं वो आ जाते हैं, जो होता है लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, 3 ये लेवल हैं। टॉप लेवल में कौन हो जाएंगे? सीईओ, ओनर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में जनरल मैनेजर या किसी भी हेड का ऑफिसर। तीसरा आ जाएगा लोअर लेवल में सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट। ठीक है ना, ये 3 आ जाएंगे। इनके काम आपको पता चल गया क्या होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। इनका पॉलिसी बनाना होता है, इनका पॉलिसी बताना होता है, इन्हें वर्कर्स को बताना पड़ता है। ये स्पेशली किसे देखते हैं? वर्कर्स को देखते हैं, क्योंकि वर्किंग कंडीशन अच्छी होना चाहिए, उन्हें इज्जत मिलना चाहिए, उनकी जो भी पर्सनल गोल जो भी है वर्कर्स के वो सारे देखते हैं लोअर। अब भाई आइए पढ़ते हैं चैप्टर का 7 पॉइंट क्या है चैप्टर का? प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है चैप्टर का? ठीक है ना, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रोसेस में आ जाएगा, ये सारे चैप्टर हैं अपने अलग अलग, आगे आपको पता भी होगा ये सारे चैप्टर हम पूरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने एक वर्ड में पूरे चैप्टर को मैं एक वर्ड में अभी जो आगे चैप्टर आएंगे उन्हें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्लानिंग, थिंकिंग फॉर फ्यूचर। प्रोसेस में पहली चीज आती है प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? थिंकिंग फॉर फ्यूचर। आपका आएगा
द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच इज नोन एज प्लानिंग। आज हम कहां पर खड़े हैं और हम कहां पर जाना चाहते हैं, इसकी जो बीच का डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, उसे हम दूर करते हैं प्लानिंग से। ये चीज होती है प्लानिंग। दूसरी चीज आ जाएगी भाई ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस में दूसरे नंबर पे क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होगा? अरेंजमेंट, चीजों को लेके आना, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, है ना, ऑर्डर में उसे एक ऑर्डर उसे देना कि सारी चीजों को कलेक्ट कर लेना, टू कलेक्ट, टू अरेंज, ये सब आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग क्या होती है? पिकिंग अ राइट पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। एक अच्छे बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना अच्छे टाइम पे और अच्छी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, ये होता है भाई स्टाफिंग। फिर आ जाता है डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड डायरेक्शन, कि क्या काम करना है, सुपरविजन करना कि कौन इंसान काम अच्छा कर रहा है, कौन इंसान बेकार काम कर रहा है। फिर लोगों को मोटिवेट करना कि अच्छे से करो, ये हो जाएगा डायरेक्टिंग। फिर आ जाएगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्क एज कंपेयर टू प्लान वर्क। जो हमने प्लान किया था क्या एक्चुअल में वो वर्क हुआ, दैट इज कंट्रोलिंग। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ। हमने 10 सोचा था 20 का हुआ और अच्छा हो गया, हमने 10 सोचा था 10 का हो गया, सही है, प्लान के हिसाब से हुआ। 10 सोचा था 3 का हुआ, प्लान से बुरा हुआ, इनके रीजन फाइंड करना, ये सब इसमें आता है कंट्रोलिंग में। ये था प्रोसेस। चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, 8 पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताए थे, 8 पॉइंट पढ़े जाएंगे। तो लास्ट पॉइंट है चैप्टर का कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? इन जनरल वर्ड कोऑर्डिनेशन मींस bringing all the activity and resources and bringing them in a harmony। मतलब कि सारी resources और activities को एक जगह पर लाना और उससे उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करना, एक रिलेशन क्रिएट करना जिससे हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का अगर मैं एक वर्ड में जवाब दूं, क्या होता है? यूनिटी टाइप कोऑर्डिनेशन, कि आपस में लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, आपस में लोगों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। वो जो 5 फंक्शन थे उसके अलावा एक ये है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अगर लोग सेपरेट टूटने लगते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाता है, इसलिए हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आए मान लो 5 लोग और उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो प्लानिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आगे का प्रोसेस अच्छा नहीं चल पाएगा, इसलिए वहाँ भी क्या है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था? अरेंजमेंट। अगर 5 लोग कहेंगे ना ऐसे अरेंज करो, ऐसे वैसे अरेंज करो, तो दिक्कत होगी, वहां पर भी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से स्टाफिंग, कोई कहेगा इसे पिक करो, कोई कहेगा इसे लो, उसे लो, मेरा भतीजा है उसे ले लो, जॉब दिला दो, ये कर दो, तो स्टाफिंग भी अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना। फिर आ जाएगा डायरेक्शन, कोई सा डायरेक्शन बता के चला गया, कोई सा डायरेक्शन बता के चला गया, तो दिक्कत होगी भाई। एक पॉइंट आता है मैनेजमेंट में, हेनरी फ्लोल के जो आगे चैप्टर में रूल है, वो एक रूल आता है कि यूनिटी ऑफ कमांड, बॉस एक होना चाहिए, एक बॉस बताए, वो आगे हम सब पढ़ने वाले हैं फिलहाल, तो डायरेक्शन भी खराब हो जाएगा। फिर हमारी बात आ जाएगी कंट्रोलिंग की, कोई कैसे ही कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन करने के भी बहुत अलग अलग स्टाइल होते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन हर एक पॉइंट पे जरूरी है। अगर आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट करोगे तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल और मैनेजमेंट को अच्छे से रन कर सकोगे। कोऑर्डिनेशन के अपने फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट के फीचर होते हैं एज इट होते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्राइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज को एक साथ लाना इन हार्मनी। फिर कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं? कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट भी कंटीन्यूअस प्रोसेस था। कोऑर्डिनेशन इज अ परवाइसिव, मैनेजमेंट भी एक परवाइसिव था। कोऑर्डिनेशन हेल्प इन ग्रुप एक्टिविटी, जब ग्रुप में हेल्प करेगा। ये 3-4 पॉइंट आप याद कर लेना कोऑर्डिनेशन के। ये 8 चैप्टर थे। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। ये लॉन्ग वीडियो है, इसे देखने के बाद जिस किसी ने भी पूरी वीडियो देखी है, ये उम्मीद है उससे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, और जो भी डाउट रहे हों वो इस पे पूछ लें, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लें, किसी पे भी पूछ लें। हैव अ नाइस डे। आई होप इस चैप्टर में आपका 10 नंबर का कवर हो जाए। बेस्ट ऑफ लक।